नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक पौधा होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता है। एक नाम है बेशर्म, दूसरा नाम है बेहया और तीसरा नाम है थेथर। ये सारे नाम जो है उत्तर भारत में ही प्रचलित है। दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में हो सकता है कुछ और नाम से जाने जाते हों। ये पौधा आमतौर पर जलाशयों के किनारे पाया जाता है और इस पौधे की दो विशेषताएं होती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी ये सर्वाइव करता है, ये जीवित रहता है। और दूसरी इसकी विशेषता, अगर आप विशेषता कहना चाहें, ये विषाक्त होता है, टॉक्सिक होता है। तो ऐसे बेशर्म, बेहया और थेथर कुछ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी सामने आते हैं, सेफोलॉजिस्ट के रूप में सामने आते हैं। सेफोलॉजी एक विज्ञान है, उसमें आप उसके आधार पर कोई भी आप गणना करते हैं, कोई भी सर्वे करते हैं, उसका नतीजा आता है। आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ये एक सामान्य बात है। लेकिन एक व्यक्ति है जो एजेंडे के तहत ये सब काम करता है, तो वो पूरे सेफोलॉजी के प्रोफेशन को बदनाम करता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के प्रोफेशन को बदनाम करता है, काम करता है पार्टी का, बताने की कोशिश करता है कि वो निष्पक्ष होकर बोल रहा है और उसको बहुत ज्ञान है, राजनीतिक समझ उसकी बहुत ज़्यादा है। तो एक प्रजाति और होती है, आमतौर पर उसको उत्तर भारत में लतखोर कहा जाता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है बौद्धिक लतखोर है। तो ये बेहया जो है जलाशयों के किनारे पाया जाता है। ये जहाँ सत्ता दिखती है उसके किनारे पाया जाता है, उसके आसपास पाया जाता है। ये कोशिश करता है कि सत्ताधारी जो है उनकी नज़र में चढ़ जाए तो कुछ मिल जाए। सबसे बड़ी तमन्ना कि किसी तरह से विधायक बन जाए या सांसद बन जाए, वो पूरी नहीं हो रही है। जहाँ जाता है वहीं से भगाया जाता है। एक संस्था में था जो सामाजिक रिसर्च का काम करती थी और सेफोलॉजी का भी। अब वहाँ से निकाला गया या निकला मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि वहाँ रहने योग्य नहीं था। वहाँ क्या, किसी भी संस्था में रहने योग्य नहीं। ऐसे लोगों को एक नया नाम दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आंदोलनजीवी। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ योगेंद्र यादव की। मैंने सार्वजनिक जीवन में, और ख़ास तौर से बौद्धिक क्षेत्र में, अगर इस व्यक्ति को बौद्धिक कहा जा सके, तो इससे ज़्यादा थेथर व्यक्ति नहीं देखा, जो हर बार गलत साबित होता है, हर बार झूठा साबित होता है और फिर अगले चुनाव में सामने आ जाता है अपनी थ्योरी लेकर, अपनी गणना लेकर। पश्चिम बंगाल के चुनाव से कुछ ही दिन पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक गिलगिलाते हुए बोल रहा था कि चुनाव आयोग जो करना चाहता था, बीजेपी जो करना चाहती थी, उसका उल्टा हो गया। वोट कटना था ममता बनर्जी का और कट गया बीजेपी का। बहुत खुश था कि ममता बनर्जी ने क्या चालाकी की। उनको अंदाज़ा हो गया था कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग क्या करने वाला है। अपने लोगों को पहले ही कह दिया। फिर अब सोचिए क्या बोल रहा है, कह रहा कि धमकाया भी कि यहीं रहना है तुमको। तो कहा राजनीति में ये सब होता है और ये सब सामान्य बात है राजनीति में। और उन्होंने धमकाया और उन्होंने भाजपा के जो वोट थे वो काट दिए। भाजपा समझ ही नहीं पाई कि उसके वोट कट गए। वो ममता के वोट काटना चाहती थी, उसके वोट कट गए। तो वो बड़ा निश्चित था कि ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ रही है। चुनाव में मतदान से पहले उसने एक तरह से अनौपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है और ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत हो रही है। नतीजा आ गया। अब वो फिर सामने आ गया। अब वो बता रहा है कि क्यों जीत गई बीजेपी और टीएमसी क्यों हार गई। कहा कि थोड़ी सी गलती हुई हमारे आकलन में, नाराज़गी तो थी लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि सरकार से इतनी नाराज़गी है। अगर जिसको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार से नाराज़गी नहीं दिखी, वो सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने लायक भी नहीं है। अगर वो वर्तमान या पूर्व सेफोलॉजिस्ट है
तो वो सेफोलॉजी के नाम पर काला धब्बा है। ये दरअसल कालनेमी है जो भेष बदलकर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों पर घूमता रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाता है, टीवी चैनल्स पे तो जाता ही है, और उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी सक्रिय रहता है। इसकी ज़रा सोशल मीडिया की हिस्ट्री आप निकाल कर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस तरह से बड़ी सफाई से और बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोलता है, और उसके बाद गलत साबित हो जाता है जब, तो फिर नया झूठ बोलने आ जाता है। ये सिलसिला इसका लंबे समय से चल रहा है। मैं देख रहा हूँ 2007, अगर मुझे साल ठीक याद है, इसने लिखा था सोशल मीडिया पर कि मैं उत्तर प्रदेश में 1 महीने घूम कर आ रहा हूँ और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी किंग मेकर होने जा रही है, उसकी 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटें आएंगी। 100 छोड़िए, 50 के पास भी नहीं पहुंची कांग्रेस पार्टी। 34 या 36 सीटें मुश्किल से आई थी। किंग मेकर होने की तो बात बहुत दूर है, मायावती बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत से आई। तो जो अपने को सेफोलॉजिस्ट कहता हो, उसको अगर स्पष्ट बहुमत की बनती हुई सरकार न दिखे तो आप उसकी बुद्धि पर सवाल उठा सकते हैं, और बुद्धि पर सवाल नहीं उठाना चाहते तो उसकी नीयत पर तो उठाना ही पड़ेगा कि उसकी नीयत साफ नहीं है। आपको याद होगा एक तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था, उसमें इसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी उस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं की। इसने समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश की। लाल किले का 26 जनवरी का दृश्य याद कीजिए, उसमें इसकी परोक्ष या प्रत्यक्ष भूमिका थी। ये उस समय किसके लिए काम कर रहा था? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए। और 2022 का चुनाव आने वाला था, 2020 से यह आंदोलन चल रहा था। तो उसके बाद चुनाव का नतीजा आ गया तो उसने कहा कि हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, मैदान तैयार कर रहे थे, अब अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। ये काम किसी सेफोलॉजिस्ट का या किसी बुद्धिजीवी का है क्या? ये काम ऐसे लोगों, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों का है जो किसी पार्टी या किसी नेता के लिए ठेके पर काम करते हैं। तो 2022 में अखिलेश यादव के लिए ज़मीन तैयार कर रहा था, 2024 में कांग्रेस पार्टी के लिए ज़मीन तैयार कर रहा था, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए ज़मीन तैयार कर रहा था, और बता रहा था घूम घूम के कि कैसे ममता बनर्जी जीतेंगी। अब यही व्यक्ति बता रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। पहले कह रहा था कि SIR ऐसा हुआ है कि अब तो भाजपा की जीतने का सवाल नहीं, ममता बनर्जी की जीत पक्की हो गई है। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग बात बोल रहा है। एक चैनल पर दूसरे थेथर के साथ बात करते हुए इसने कहा कि भाजपा की इस जीत का एकमात्र कारण है वो SIR। सवाल यह है, जिस SIR से भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत गई, उसी SIR से केरल में कांग्रेस जीत गई, उसी SIR से तमिलनाडु में TVK जीत गई, एक्टर विजय की पार्टी। तो सवाल ये है कि जहां भाजपा जीत गई वहां SIR गलत हुआ इसके हिसाब से, और जहां हार गई या मुकाबले में नहीं थी वहां SIR सही हुआ। अब इस तरह के तर्क पर कौन विश्वास करेगा? जब अन्ना आंदोलन चला तो इसको लगा कि बड़ा अच्छा मौका है राजनीति में फिर से घुस जाने का, तो अरविंद केजरीवाल के करीब हो गया। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अरविंद केजरीवाल के सामने सुनते हैं प्रस्ताव रखा कि अब सरकार संभालो तुम, हम पार्टी संभालते हैं। अरविंद केजरीवाल ने धक्का देके बाहर निकाल दिया पार्टी से। तब से ये दर दर भटक रहा है। ये चुनाव भी लड़ चुका है, जमानत जब्त हो चुकी है, लेकिन महत्वाकांक्षा तो इतनी जल्दी जाती कहाँ है। महत्वाकांक्षा है, अगर चुनाव नहीं लड़ सकते, विधानसभा और लोकसभा नहीं पहुंच सकते, कोई राज्यसभा भेज नहीं रहा है, तो कम से कम राजनीतिक सलाहकार बन जाए। तो आपने देखा होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये उनके साथ पैदल चल रहा था। इसने क्या सलाह दी पता नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस पार्टी को सलाह देने चला गया था।
तो ये ऐसा सलाहकार है जो बिन मांगे सलाह देता है, और हर बार जो ये आकलन अपना बताता है चुनाव का गलत होता है, उसके बाद आकर कहता है कि इसलिए गलत हो गया, ये हम नहीं देख पाए। मतलब कह रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं थी, उनके लोगों के खिलाफ नाराज़गी रही होगी, इसको हम देख नहीं पाए, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब आप ये समझिए कि राजनीतिक रूप से जो दृष्टिहीन है उसको भी दिखाई दे रहा था कि ममता बनर्जी उनकी सरकार के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है। भले ही वो हार जीत के बारे में कोई अपनी राय न बता पाए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है ये तो सबको दिखाई दे रहा था। ये ममता बनर्जी को भी समझ में आ रहा था, केवल योगेंद्र यादव नाम के व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था। उसको समझ में आया 4 मई को जब नतीजा आया, तब समझाने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो ऐसे लोगों की प्रजाति बढ़ती जा रही है, और थेथर के पेड़ की तरह ऐसे लोग बड़े लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। तो सरवाइव करें, इसमें मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब गुण है टॉक्सिक होने का, विषैला होने का, वो समाज के लिए खतरनाक है। तो ऐसे लोग देश और समाज दोनों के लिए खतरा है। ऐसे लोग अच्छी राजनीति के लिए भी खतरा है। इनका जो विष है ये फैलाने की कोशिश करते हैं, उसको जिसके पक्ष में ठेका लिया है उसके खिलाफ जहर फैलाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की दुकान कभी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। कुछ लोग हर बार इनके झांसे में आ जाते हैं, और कुछ लोग एजेंडे के कारण इनके साथ हो जाते हैं। तो ऐसे में इनका सर्वाइवल बना रहता है। इसमें सबसे बड़ी खूबी होती है ऐसे लोगों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये जानते हैं कि कब कहाँ किससे जुड़कर सर्वाइव करना है। लेकिन हर चीज़ का, हर बात का एक अंत आता है, और अंत से मेरा मतलब राजनीति में और इस तरह का काम करने वालों के अंत से मेरा मतलब जीवन से नहीं है, मतलब उनके एजेंडे का अंत, उनके विष का अंत, उनके झूठ का अंत, उनके दुष्प्रचार का अंत, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की उनकी कला का अंत। अब इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये आएगा। कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आएगा ये पक्का है। तो उस दिन का इंतज़ार करना चाहिए जब ऐसे लोग समाज से बहिष्कृत हो जाएं, वरना ये अपने झूठ का जाल हमेशा फेंकते रहेंगे और कुछ लोग उसमें फंसते रहेंगे। लेकिन इनके चेहरे पर आपको कोई शिकन नहीं दिखाई देगी। गलती किसी से भी हो सकती है, आकलन किसी का भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर आपने बुरी नीयत से आकलन पेश किया है, सच्चाई जानते हुए भी सच्चाई के विपरीत बात की है, तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन शर्म आ जाए तो ये अपना काम छोड़ दें। तो इसलिए इनका काम चलता रहेगा। ये थेथरई के पीएचडी नहीं, डिलीट है, इसलिए ये अपना काम छोड़ेंगे नहीं जब तक कि इतने डिस्क्रेडिट ना हो जाएं। इनकी बात पर विश्वास करना तो दूर, कोई इनकी बात सुनने को भी तैयार ना हो। तो ऐसे थेथर लोगों से बचकर रहना चाहिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।